नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र सिंह ओपन पोस्ट में आप सबका स्वागत है। आज बात करूंगा एक बार फिर से प्रशांत किशोर के बारे में। पीके को हम आज डिकोड करेंगे। दरअसल हम जानने की कोशिश करेंगे कि पीके बेसिकली अब जो है बिहार में वो कोई जीत की गणित बना रहे हैं या लोगों का खेल बिगाड़ रहे हैं। दरअसल अगर हम देखें तो बिहार में प्रशांत किशोर ने पिछले 3 सालों में बड़ी मेहनत की है और बिहार को बदलने के लिए लोगों के मन में एक सपना बोया है। उसके लिए उन्होंने गांव गांव पदयात्रा की है, लोगों से गहरे रिश्ते बनाए हैं और उन्होंने लोगों के सामने एक मॉडल पेश किया है और इसका लोगों पे असर भी पड़ा, जिसके चलते इस चुनाव के शुरू होने के पहले तक कमोबेश यह भूमिका बन गई थी और ये माना जाने लगा था कि शायद प्रशांत किशोर बिहार में एक बड़ा बदलाव लाएंगे। चुनाव के पहले ऐसा लगने लगा था कि शायद बिहार का चुनाव अब जो है ट्रायंगुलर हो जाएगा। प्रशांत किशोर एनडीए और महागठबंधन के सामने एक तीसरा विकल्प पेश कर रहे हैं। शायद कुछ बड़ी लहर उनके पक्ष में बह सकती थी। ये सारी संभावनाओं के बारे में बात किया जा रहा था। तमाम सर्वे भी बता रहे थे कि प्रशांत किशोर बतौर मुख्यमंत्री उनकी छवि काफी मजबूत हुई थी। माने सितंबर तक लगभग 23% लोग बतौर मुख्यमंत्री उन्हें पसंद करने लगे थे। लेकिन सब कुछ चुनाव शुरू होने के पहले दिख रहा था। जब से चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई है, पर्चा दाखिला शुरू हुआ है, उसके बाद से हालात काफी बदले दिख रहे हैं। आज स्थितियां यह है कि प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में उस भूमिका में नहीं दिख रहे हैं। अब लोगों को लगता है कि शायद बिहार का चुनाव एक बार फिर से बाइपोलर होने जा रहा है। बिहार में एनडीए और महागठबंधन के बीच में चुनाव है। प्रशांत किशोर या तो कभी एनडीए या कहीं पर वो महागठबंधन का खेल बिगाड़ रहे हैं। तो उनकी भूमिका एक तरफ नए दौर में बदली दिखती है, या यूं कहें कि प्रशांत किशोर के हाथ से बाजी निकल रही है। जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली हुआ क्या, प्रशांत किशोर कहां फेल होते हैं। कल प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने बताया कि उनके 2-3 कैंडिडेट्स को जिनको उन्होंने टिकट दिया था, उनमें एक ने तो पर्चा नहीं भरा। एक जाने माने डॉक्टर थे, उन्होंने पर्चा भर दिया तो बाद में उनको जो है उन्होंने एक तरह से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। और उन्होंने बताया कि उनके एक कैंडिडेट को जिसको उन्होंने टिकट दिया था, सिंबल दिया था, उसको अमित शाह जो है पर्चा भरने के वक्त अपने पास बिठाए रहे और उसने जाकर के पर्चा नहीं भरा। या एक दूसरे बहुत जाने माने वकील या जाने माने डॉक्टर जिनको कि उन्होंने बताया कि भाई बहुत बड़े डॉक्टर हैं, उनकी बड़ी सामाजिक शख्सियत थी, उनके ऊपर दबाव डालने के लिए उनके बेटों से लेके तमाम तरह के दबाव डाल करके उनको जो है एक तरह से चुनाव से विड्रा करने के लिए कह दिया गया है। उन्होंने चुनाव से विड्रा कर दिया और उन्होंने उनके साथ धर्मेंद्र प्रधान की तस्वीर भी शेयर की। पहले वाले कैंडिडेट के साथ उन्होंने अमित शाह की तस्वीर शेयर की और उन्होंने साफ किया कि भाई देखिए, भाजपा अपनी ताकत का इस्तेमाल करके हमें लड़ने नहीं देना चाहती। या यूं कहिए कि उन्होंने साफ किया कि भारतीय जनता पार्टी मुझसे डर गई है। और बार बार एक ही बात वो बोलते रहे कि भाई भारतीय जनता पार्टी लालू के जंगल राज के सामने हमेशा अपने को विकल्प के रूप में पेश कर रही थी, लेकिन जब से हम आए अब भाजपा हमसे डर गई है। क्योंकि भाजपा गुंडों से नहीं डरती या जंगल राज से नहीं डरती। गुंडों के बारे में जब बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उनका संकेत जो है लालू या महागठबंधन के कैंडिडेट्स की तरफ था। भाजपा जो है माफियाओं या गुंडों से नहीं डरती है, वो अच्छे लोगों से डरती है और हमारे साथ अच्छे लोग हैं, इस नाते भाजपा हमको परेशान करती है। एक तरह से पूरी राजनीति को उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ किया। लेकिन यहीं पर प्रशांत किशोर अपनी बेसिक चूक को शायद उन्होंने वो लोगों के सामने ला दिया और शायद वो समझ नहीं रहे या समझ के भी अनजान बन रहे हैं। सच्चाई तो यह है कि प्रशांत किशोर पिछले 3 सालों से बिहार में जब काम कर रहे थे तो उन्होंने एक मजबूत राजनीतिक संगठन नहीं खड़ा किया। प्रशांत किशोर मुद्दों के साथ लोगों के बीच में गए और लोगों को अपने आइडियाज के साथ कन्विंस करते रहे और समाज के तमाम अच्छे और पढ़े लिखे लोग उनसे जुड़े भी। लेकिन प्रशांत किशोर एक पॉलिटिकल पार्टी जिस जमीन पे खड़ी होती है उस तरह की कोई पार्टी नहीं बनाई। कोई वैचारिक कार्यकर्ताओं की टीम उनके पास नहीं थी। यंग लोग, प्रोफेशनल्स या फिर तमाम सारे पढ़े लिखे लोग जो बड़े बड़े पदों पे हैं या रिटायर्ड आईएएस अधिकारी, इस तरह के लोग उनसे जुड़े, वो उनके साथ आगे जाना चाहते थे क्योंकि बिहार को लेकर के उनके मन में कुछ सपने होंगे। लेकिन जब चुनाव शुरू हुआ तो प्रशांत किशोर इस बात को भूल गए कि चुनाव लड़ने के लिए जो पॉलिटिकल कमिटमेंट चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये यंग प्रोफेशनल्स, ये बड़े बड़े रिटायर्ड लोग या तमाम सारे डॉक्टर्स, एडवोकेट्स जिनके बारे में वो बातें कर रहे थे, इन लोगों की अपनी प्रॉब्लम्स हैं। ये बहुत सफल लोग होंगे लेकिन समाजों में इनकी बहुत गहरी पकड़ नहीं होती है।
और इन तमाम सारे लोगों के मन में कहीं न कहीं राजकारण को लेकर के या राजनीतिज्ञों के प्रति कहीं न कहीं उनके मन में नेगेटिविटी भी होती है कि भाई राजकारण करने वाले लोग कम पढ़े लिखे लोग हैं और हम इतने सक्सेसफुल लोग हैं, लेकिन इसके बावजूद सत्ता पे वो काबिज है। वो ऐसे लोग प्रशांत किशोर से जुड़े, उन्हें लगा कि सत्ता पे अब ये लोग हम लोग काबिज हो सकते हैं, लेकिन समाज में इन लोगों के लिए इन लोगों का कमिटमेंट नहीं रहा है। समाज ने इन लोगों को अपने लिए काम करते हुए नहीं देखा है। इस तरह के लोग समाज में अगर काम करने आते हैं, चुनाव लड़ने आते हैं, तो बहुत जल्दबाजी में होते हैं। अगर इन्हें कुछ मिल गया तो ये समाज में रुकते हैं, अगर नहीं मिलता तो फिर वापस लौट जाते हैं। ये प्रशांत किशोर के साथ हो रहा है। प्रशांत किशोर के साथ आए हुए प्रोफेशनल्स अगर पर्चा भरने के बाद भी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं या फिर सिंबल लेके चुनाव में पर्चा नहीं भर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये वही प्रोफेशनल्स हैं। ऐसे लोग, प्रशांत किशोर ने इनके ऊपर हमला करने से बचने की कोशिश की, लेकिन सच्चाई ये है कि भाई आप सोचो कि एक आदमी जो राजनीति करता है वो बहुत गरीब आदमी हो, आरजेडी का हो, वो किसी और पार्टी का हो, उस पर भी माफियाओं का दबाव होता है, उस पर भी सरकारों का दबाव होता है, लेकिन वो चुनाव लड़ता है। सब कुछ उसका दांव पे होता है। राजकारण वो लोग करते हैं जैसे कि आमतौर पे कहा जाता है कि भाई आई मौज फकीर की दिया झोपड़ा फूंक। राजकारण कुछ इसी तरह के लोग करते हैं। वो संपन्न लोग करें या गरीब लोग करें, राजकारण करने वाले लोग वो हैं जो अपना बहुत कुछ खोते हैं, बहुत कुछ नुकसान करते हैं। प्रशांत किशोर के पास वो टीम नहीं थी। और ये जो प्रोफेशनल्स हैं, जो स्टैब्लिश हैं, ये बहुत कुछ खोने के लिए नहीं आए। इन्हें लगता है कि समाज को दे सकते हैं। ऐसे लोगों को दबाव में लाना, ऐसे लोगों को चुनाव मैदान से हटाना बहुत मुश्किल नहीं होगा। हो सकता है इनमें से काफी लोग ऐसे भी हों, प्रशांत किशोर तो कहते हैं कि 240 उनके लड़ाका भी मैदान में है, लेकिन इनमें से काफी लोग ऐसे भी होंगे शायद चुनाव मैदान में होने के बावजूद भी वो ताकत न दिखाए, वो रिलेक्टेंट दिखे। तो कुल्ले देकर के प्रशांत किशोर ने अपनी कमजोरी को कहीं न कहीं एक्सपोज कर दिया। प्रशांत किशोर ने बताया कि भाई भाजपा हमारे साथ गलत बर्ताव कर रही है, सीधे अमित शाह पे हमला उन्होंने किया। अपनी राजनीति को तो बड़ी मजबूती से उन्होंने आगे बढ़ाया कि भाई भारतीय जनता पार्टी हमसे डरी हुई है। उन्होंने बिहार में साफ कर दिया कि भाजपा के सबसे बड़े विरोधी हम हैं। या जो टैग उन पे लग रहा था कि भाजपा के इशारे पे या दिल्ली वालों के इशारे पे प्रशांत किशोर बिहार में कुछ कर रहे हैं, उसको उन्होंने साफ किया कि भाई हमारे ऊपर उनका हाथ नहीं, वो हमारे खिलाफ है। ये मैसेज करने में सफल हो गए। लेकिन प्रशांत किशोर की अपनी कमजोरी भी दिख गई कर उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और प्रशांत किशोर इस बात को जानते हैं। हालांकि सच्चाई ये भी है कि प्रशांत किशोर ने या भाजपा ने कैलकुलेट नहीं किया होगा कि इस चुनाव में प्रशांत किशोर स्वाभाविक रूप से सबसे ज्यादा नुकसान भाजपा का कर रहे हैं। क्योंकि प्रशांत किशोर जिस तबके के बीच में पॉपुलर हो रहे हैं या जिस तबके के बीच में लोग उन्हें एक्सेप्ट कर रहे हैं, ज्यादातर वो सवर्ण लोग हैं या फिर पढ़े लिखे बच्चे हैं। वो हर तबके के लोग हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, या फिर वो कुछ ऐसे लोग हैं जो कहीं न कहीं भाजपा के बड़े समर्थक रहे। सवर्णों में भाजपा की बहुत मजबूत पकड़ रही, 90% लोग भाजपा को वोट करते रहे। उस तबके में प्रशांत किशोर की स्वाभाविक ताकत बढ़ रही है या बढ़ी है। उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि जो अपर कास्ट के लोग हैं बिहार में, लंबे समय से बैकवर्ड पॉलिटिक्स के डोमिनेशन को देखते रहे। कहीं न कहीं उनके मन में एक तरह की झुंझलाहट भी है, नाराजगी भी है। और बिहार में जब प्रशांत किशोर आए तो उन्हें लगा कि कोई अपर कास्ट का पॉलिटिशियन बिहार बदलने आया है, बिहार के सत्ता शिखर पे अपर कास्ट का कोई नेता दिखेगा। इसने प्रशांत किशोर के प्रति ज्यादा आकर्षित किया लोगों को, जो हिंदुत्व की वैचारिकी से ज्यादा काम करता है। ये शायद भाजपा भी नहीं समझ पाई थी, और प्रशांत किशोर तो मान लीजिए शायद इसको समझते रहे होंगे, लेकिन समझ के भी ना समझ बन रहे थे। तो फाइनली एक ऐसी स्थिति है कि प्रशांत किशोर भाजपा का स्वाभाविक नुकसान कर रहे हैं। लेकिन फिर मामला यह है कि भाई किस सीट पे उनका कौन सा कैंडिडेट है। जहां उनका अपर कास्ट का कैंडिडेट है, वहां अगर भाजपा का कोई कैंडिडेट होगा अपर कास्ट का, तो वहां नुकसान कर रहे हैं। लेकिन प्रशांत किशोर ने जो पूरी की पूरी बिसात बिछाई है वो थोड़ी सी अलग है। तो प्रशांत किशोर ने जैसे कल उन्होंने एक बड़ी साफ सी बात कही कि भाई उन्होंने मुसलमानों के लिए जो वादा किया था वो कर दिखाया। उन्होंने बताया कि आरजेडी ने मुसलमानों को महज 9 लोगों को टिकट दिया या कुछ ही गिनती के लोगों को टिकट दिया। हमने जो है माइनॉरिटी में लगभग 34 लोगों को टिकट दिया है। उन्होंने कहा कि हमने जो वादा किया था माइनॉरिटी से उसे फुलफिल किया। लेकिन फिर प्रशांत किशोर ने कहा कि हमने उन्हें कहां से लड़ाया है। हमने उन सीटों पे माइनॉरिटी के लोगों को नहीं लड़ाया जहां पर वो सीमावर्ती इलाकों में जहां उनका डोमिनेशन है या जहां पे वो लगातार चुनाव जीत जाते हैं। हमने 34 मुसलमानों को वहां लड़ाया जहां वो कभी चुनाव नहीं जीते हैं या जहां पर उनकी कुछ संख्या है, अच्छी संख्या है। सवाल उठता है कि ये कौन सी गणित है। जिस बिहार में सामाजिक गोलबंदी पीक पर है, जहां हिंदुत्व की राजनीति पे पूरा जोर है, वहां पे माइनॉरिटी के कैंडिडेट्स को वहां डालना जहां वो कुछ हजार होंगे। क्या प्रशांत किशोर नहीं जानते कि वो चुनाव नहीं जीते हैं? तो उन कैंडिडेट्स को वहां क्यों डाला गया होगा?
तो जाहिर सी बात है कि उन कैंडिडेट्स को वहां डाल करके आरजेडी, इंडिया गठबंधन, कांग्रेस, उनके मतदाताओं को कहीं न कहीं तोड़ने की कोशिश है, क्योंकि वो माइनॉरिटी के लोग उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बेसिकली उनके साथ गोलबंद होते नजर आते हैं। इसमें कोई ऐसा एहसान माइनॉरिटी के ऊपर प्रशांत किशोर नहीं कर रहे, बल्कि प्रशांत किशोर ने कहीं न कहीं माइनॉरिटी की राजनीति को कमजोर किया है। यह उनके अपने बयान से कल समझ में आया, क्योंकि मेरे पास तो कोई ऐसा आंकड़ा नहीं था। तो कुल ले देकर के प्रशांत किशोर जो है महागठबंधन या आरजेडी या कांग्रेस, उसकी राजनीति को भी कहीं न कहीं हिट कर रहे हैं, और उन्होंने स्ट्रेटेजिकली उसके लिए प्लान किया होगा और साथ में अपने राजनीतिक एजेंडे को भी पूरा किया। इसी कड़ी में आते हैं दलितों और अति पिछड़ों की बात करते हैं, महादलित और अति पिछड़ों की बात करते हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि महादलित और अति पिछड़े जो हैं, यूं तो बिहार में 37% है, लेकिन अगर हिंदुओं की बात करें तो ये आबादी लगभग 25% होती है। हमने वादा किया था कि इनको पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन देंगे और हमने कमोबेश उसे पूरा किया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि उन्होंने लगभग 54 महादलित और अति पिछड़ों को टिकट दिया है। ये 54 लोग लगभग उनकी आबादी के रेशियो के आसपास है। तो एक तरह से प्रशांत किशोर की पूरी नजर उन्हीं अति पिछड़ों और महादलितों पर थी और उसको अपने राजनीति का उन्होंने हिस्सा बनाया है, क्योंकि ये वो तबका है जिसपे बिहार में की राजनीति में बहुत कुछ इस बार डिपेंड करेगा। ये महादलित और अति पिछड़ों की जो आबादी है, इसको दो तरह से लोग एड्रेस कर रहे हैं। बेसिकली ये नीतीश कुमार की कॉन्स्टिट्यूएंसी रही है और बहुत मजबूत कॉन्स्टिट्यूएंसी रही है। पिछले काफी समय से माना जा रहा था कि यह कॉन्स्टिट्यूएंसी में नीतीश की पकड़ कमजोर हो रही है और कांग्रेस की उस पर नजर है। आरजेडी ने भी उस पर नजर बना के रखा था। कांग्रेस पार्टी की जब सक्रियता शुरू हुई तो माना जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी नीतीश कुमार से अपना वो हिस्सा वापस करना चाहती है जो नीतीश कुमार उससे छीन कर ले गए। कांग्रेस ने इसी कड़ी में एक दलित को अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। तो प्रशांत किशोर ने आकर के कहीं न कहीं कांग्रेस और आरजेडी की उस राजनीति को काउंटर किया है। आरजेडी ने भी महादलितों या अति पिछड़ों को ठीक से टिकट दिया है। यहां तक कि लवकुश जो कॉम्बिनेशन है उसको भी आरजेडी ने काफी बढ़िया ढंग से एडजस्ट किया है। कुशवाहा लोगों को बड़ी संख्या में चुनाव में मैदान में उतारा है, लेकिन प्रशांत किशोर ने भी अपनी ताकत वहां लगाई है। प्रशांत किशोर ने इसकी मैसेजिंग की है और इस तबके में पढ़े लिखे लोगों को सामने करके कहीं न कहीं वो अपनी कल की राजनीति भी तैयार कर रहे थे और आज वो कहीं न कहीं जो नीतीश कुमार से अलग होता हुआ तबका है, उस तबके का, उस हिस्से का, उसे कहीं न कहीं अपनी तरफ जोड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। एक तरह से प्रशांत किशोर की यह राजनीति भी कहीं न कहीं बिहार के आज की राजनीति में महागठबंधन को एड्रेस करती है या उसको हिट करती है। तो कुल देकर हम देखें तो कल की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत किशोर ने साफ कर दिया कि भाई वो जो है जिस तरह से वो चुनाव लड़ा रहे हैं, उन्होंने जिस तरह से दलितों और माइनॉरिटीज को की बड़ी भूमिका उन्होंने देखी है, उनको उनकी भागीदारी दी है, वहीं पर उन्होंने साफ कर दिया कि इस पूरे तबके को प्रशांत किशोर ने एड्रेस किया है तो कहीं न कहीं महागठबंधन और कांग्रेस आरजेडी की राजनीति को कमजोर किया है या वो उनके निशाने पर है या नीतीश से अलग होते हुए उस तबके को अपने साथ जोड़ने की कोशिश में प्रशांत किशोर। तो कुल देकर के एक बात को समझ में आई कि प्रशांत किशोर की राजनीति में महागठबंधन उनके निशाने पर है। महागठबंधन को प्रशांत किशोर हिट कर रहे हैं। कितना हिट करेंगे तो चुनाव के बाद समझ में आएगा, क्योंकि प्रशांत किशोर शायद इस बात को भूल गए हैं कि बिहार की राजनीति में इस वक्त जो गोलबंदी है वो वैचारिक है। महागठबंधन वहां पे एक वैचारिक गोलबंदी के साथ है। दलितों, अति पिछड़ों में या महादलितों में वो वैचारिक गोलबंदी दिख रही है। प्रशांत किशोर उसको अपने अच्छे चेहरों के भरोसे कितना एड्रेस करेंगे चुनाव में समझ में आएगा, लेकिन कोशिश तो उन्होंने की है। तो कुल देकर के जो स्थितियां हैं वो ये हैं कि भाई प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में नुकसान सबका कर रहे हैं, एनडीए का भी कर रहे हैं और महागठबंधन का भी कर रहे हैं। ये अलग अलग सीटों पे जिस तरह से उन्होंने कैंडिडेट उतारे हैं उसके हिसाब से समझ में आएगा कि किस सीट पर उन्होंने कौन सा कैंडिडेट दिया है। लेकिन प्रशांत किशोर इस पूरे खेल में एक साफ बात और है कि प्रशांत किशोर के बारे में ये कहना कि वो किसी के इशारे पे चुनाव लड़ने आए थे या जो उन पे आरोप था कि भाई वो दिल्ली के इशारों पे बिहार की राजनीति में उतरे हैं, उसको उन्होंने कहीं न कहीं साफ कर दिया या ये क्लियर कर दिया कि अब प्रशांत किशोर हो सकता है किसी के इशारे पे आए हो या हो सकता है किसी ने उनको सपोर्ट किया हो शुरुआती दौर में, लेकिन राजनीति में जब प्रशांत किशोर उतर गए तब तो जमीन पर है। प्रशांत किशोर की अपनी मजबूरी है कि वो लौट नहीं सकते। अब तो बिहार में आ गए, प्रशांत किशोर को रुकना होगा यहाँ। अगर प्रशांत किशोर को जीवन में सर्वाइव करना राजनीतिक रूप से या समाज में अपनी जगह बनाए रखना है तो उन्हें अब तो लड़ना है।
अब तो प्रशांत किशोर को अपने लिए लड़ना होगा। तो जाहिर सी बात है कि प्रशांत किशोर किसी की सहारे पे आए हों, प्रशांत किशोर को कोई और सपोर्ट करता हो या कौन लोग उनके पीछे, तो कल की बात है। अब प्रशांत किशोर अब चुनाव जो लड़ रहे हैं वो अपने लिए लड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर को इस चुनाव में कुछ मजबूत सीटें चाहिए। प्रशांत किशोर अपनी ताकत को अगर यहाँ खड़ी कर पाते हैं तो उनके लिए भविष्य की राह थोड़ी आसान है। प्रशांत किशोर को आगे अपनी राजनीति को आगे बढ़ाना है। प्रशांत किशोर ने अपने राजनीति की जमीन धीरे धीरे खड़ी करनी शुरू कर दी है, या उन्होंने संकेत दिया है कि भाई वो हर समाज वर्ग को कैसे एड्रेस करें। तो प्रशांत किशोर अपने भविष्य की तैयारी कर रहे हैं। और एक बात समझ में आई है कि प्रशांत किशोर इस विधानसभा चुनाव के लिए नहीं मैदान में उतरे, वो कल की तैयारी कर रहे थे। वो वही बात हो गई कि भाई पहला चुनाव जो है लोग चुनाव हराने के लिए लड़ते हैं और दूसरा चुनाव जो है चुनाव जीतने के लिए लड़ते हैं। एक तरह से प्रशांत किशोर इस बार चुनाव कुछ लोगों को हराएंगे या उनकी भूमिका हराने में ज्यादा हो। जीतने वाली भूमिका उनकी कितनी होगी, कितनी सीटें निकालेंगे, अभी भी ये भविष्य के गर्भ में है। हमें इस बात का इंतजार है कि देखें कि कितने लोगों को जीता पाते हैं वो। लेकिन यहां से प्रशांत किशोर को कुछ सीखना भी पड़ा होगा। प्रशांत किशोर को शुरू में शायद लगा हो कि प्रशांत किशोर जाएंगे और अपने आभा मंडल पे, अपने वैचारिकी पे बिहार में माहौल बना देंगे। उनके पक्ष में जनता थी, लोग उनसे जुड़े भी थे। सच्चाई तो यह है कि अगर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती या कुछ मुख्यमंत्री का डायरेक्ट चुनाव हुआ होता तो प्रशांत किशोर बिहार में बहुत अच्छा करते। शायद प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव को पीछे भी छोड़ सकते थे धीरे धीरे। लेकिन प्रशांत किशोर भूल गए कि ये संसदीय प्रणाली का चुनाव है। यहाँ पे हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपको लोग चाहिए और जनता उनसे जुड़ी होती है। और एक और फर्क, प्रशांत किशोर को लगा होगा कि नरेंद्र मोदी के चुनाव में नरेंद्र मोदी के नाम पे देश में वोट पड़ा था, उनके नाम पे बिहार में वोट पड़ जाएगा। जिस तरह से उन्होंने अपने आप को बिहार के बेटे के रूप में प्रोजेक्ट किया, वहां ये भी भूल कर गए कि ये विधानसभा का चुनाव है। नरेंद्र मोदी लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे। लोकसभा का चुनाव छवियों पे लड़ा जाता है। वहां पे कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को लोग नहीं जानते हैं, अपने प्रतिनिधियों को, सांसदों को, और दिल्ली देख करके वोट करते हैं। इसका फायदा नरेंद्र मोदी को बार बार मिला है। आज भी नरेंद्र मोदी इसी नाते बहुत मजबूत है। लेकिन विधानसभा के चुनाव में लोग अपने विधायक को जानते हैं। छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपको पास मजबूत लोग चाहिए, जो प्रशांत किशोर के पास नहीं। तो प्रशांत किशोर की सारी गहरी समझ के बावजूद यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर मिसकैलकुलेट कर गए या राजनीतिक रूप से यह बात को समझ नहीं पाए। क्या हो सकता है कि समझ करके भी वो सिर्फ खेलना चाहते थे इस चुनाव में। चाहे जो भी हो, बेसिकली आज तक जो हमें समझ में आया कि प्रशांत किशोर की राजनीति इस बार कुछ बड़ा खेल नहीं खेल पा रही है। बस इतना है कि प्रशांत किशोर किसका खेल बिगाड़ेंगे और किसका खेल बनाएंगे, चुनाव के बाद समझ में आएगा। चुनाव के दरमियान भी समझ में आएगा कि किसका खेल किस तरह से वो बिगाड़ रहे हैं। तो उसके लिए हमें इंतजार रहेगा, उसकी हम बात अलग से करेंगे। कल की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कुछ बातें हमें समझ में आई, उनके आईने में हमने प्रशांत किशोर को समझने की कोशिश की, इसलिए हमने आपसे फिर से उनके बारे में बात की। फिर बात करेंगे किसी और विषय पे। तब तक के लिए नमस्कार।